नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में। आज काफ़ी विलंब हो गया आज की बात में, क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। और कल ही जो है बीजेपी ने अपनी 10वीं लिस्ट जारी कर दी। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के लिए 10वीं लिस्ट जारी की है और 10वीं लिस्ट में 7 नाम उसने दिए हैं और 7 नाम में से 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके टिकट कट गए हैं। जी हाँ, और उसमें सबसे बड़ा नाम जो मुझे लगता है कम से कम वो है, अगर यूपी की बात करें तो 2 सीटें हैं, इलाहाबाद यानी प्रयागराज और दूसरा बलिया। पहले बलिया की बात कर लेते हैं। बलिया में उपेंद्र तिवारी बहुत दिनों से लगे हुए थे अपने टिकट के लिए, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। बलिया में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नीरज शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के पुत्र हैं। मेरी उनसे मुलाकात है, अच्छे आदमी हैं वो नीरज शेखर जी, और उनको उम्मीदवार बनाया है। काफी पॉपुलर भी है बलिया में। और साथ ही साथ जो मौजूदा सांसद हैं वीरेंद्र सिंह मस्त, कभी भदोही के भी सांसद हुआ करते थे, मिर्जापुर के बगल में जिला है ये, बनारस के बगल में, वहां के भी सांसद रह चुके हैं। तो मस्त जी का टिकट जो है पस्त हो गया है, यानी उनका टिकट कट गया है और नीरज शेखर का टिकट मिला है। नीरज शेखर के उम्मीदवार के समर्थकों ने कल बड़ा जोरदार सेलिब्रेशन भी किया है कल बलिया में। तो इस तरह से मैं आपको बता देता हूं कि इलाहाबाद से जो दूसरी बड़ी खबर, सबसे बड़ी बात यह है कि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया है। जी हाँ, रीता बहुगुणा जोशी वही हैं जो अपने बेटे शेखर बहुगुणा के लिए पिछला विधानसभा जब चुनाव हो रहा था 2022 का, तो उन्होंने टिकट की मांग की थी, समर्थन किया था, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी को के बेटे को टिकट नहीं दिया बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में, और इस बार जो है लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया है। जी हाँ, रीता बहुगुणा जोशी जो कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुकी हैं, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष, काफी जाना माना नाम था कांग्रेस के लिए, और उनके भाई जो है विजय बहुगुणा वहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड में, और रीता बहुगुणा जोशी के भतीजे इस समय मंत्री भी हैं पुष्कर सिंह धामी की सरकार में उत्तराखंड में। और रीता बहुगुणा एक बहुत ही जाना माना नाम है, कम से कम अगर प्रयागराज की बात करें तो, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो एक बहुत बड़ा नाम जो है नेपथ्य में चला गया है। अब सवाल उठता है कि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट क्यों कटा। रीता बहुगुणा जोशी का टिकट इसलिए कटा कि बीजेपी ने इस बार जो स्ट्रेटजी अपनाई है कि इस बार नए चेहरे को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो बीजेपी ने क्या किया कि इलाहाबाद में रीता बहुगुणा जी को बिठा के और नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया है। और नीरज त्रिपाठी जो है वो जो केसरीनाथ त्रिपाठी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, कलराज मिश्र जी की जब राजनाथ सिंह की सरकार थी उसमें मंत्री थे वो, और उसके बाद वो बिहार के और बंगाल के वो भी रहे, राज्यपाल भी रहे, जाना माना नाम था, बहुत बड़े वकील थे, इलाहाबाद में बहुत ही पॉपुलर थे, और मेरी उनसे व्यक्तिगत जान पहचान थी, और कई बार उनसे मैं मिला था, कई बार उनसे मेरी बातचीत हुई थी, व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते थे। राज्यपाल होने के बावजूद कभी मैं उनको फ़ोन किया हूँ तो वो फ़ोन उठा लेते थे, या फ़ोन अगर नहीं उठाते थे तो उनका या उनके सहयोगी का फ़ोन कॉल बैक मेरे पास आता था और पूछते थे कि हाँ अनूप जी क्या हाल चाल है। तो बहुत ही पुण्य आत्मा थे केसरीनाथ त्रिपाठी जी। तो उनके बेटे नीरज त्रिपाठी हैं। नीरज त्रिपाठी एक वकील भी हैं हाई कोर्ट के, केसरीनाथ साहब भी वकील थे। तो नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया। नीरज त्रिपाठी ने बहुत काम किया है, खासकर नैनी का जो इलाका है, गंगा पार का जो इलाका है, उस इलाके में काफ़ी काम किया है, और शहर के जाना माना नाम है, नया चेहरा है। और बीजेपी ने इस बार अपनी स्ट्रेटजी जैसा कि दूसरी जगह उन्होंने अपनाया, विधानसभा चुनाव में भी नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया, पुराने दिग्गजों को बैठा दिया, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो वसुंधरा राजे हों, उनकी जगह नए चेहरे, अनजान चेहरे को सामने लाए। ठीक उसी तरह इलाहाबाद में उन्होंने जो है नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया। नीरज त्रिपाठी अपेक्षाकृत रीता बहुगुणा जोशी के काफ़ी यंग है और काफ़ी पॉपुलर भी हैं और काफ़ी काम किया है। उनके साथ उनके पिता केसरीनाथ त्रिपाठी का नाम जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने इस बार उन पर दांव लगा दिया है। साथ ही साथ एक फैक्टर और है कि ब्राह्मण चेहरे को टिकट दिया है, और इलाहाबाद में ब्राह्मण काफ़ी प्रभावशाली भूमिका में है, और तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास वोट हैं, ब्राह्मणों के वोट हैं। कायस्थों के वोट इनको मिलेंगे। कायस्थों में भी काफ़ी पॉपुलर थे केसरीनाथ त्रिपाठी और उनके बेटे नीरज त्रिपाठी भी। तो जो कायस्थों का वोट है वो ऑलरेडी बीजेपी के साथ है, और अब नीरज त्रिपाठी
के होने से, उम्मीदवार होने से कायस्थों का भी वोट मिलेगा, जो कि इलाहाबाद में काफ़ी अच्छी खासी संख्या में है। तो माना जाता है कि टिकट कटने में एक स्थानीय नेता का भी काफ़ी बड़ा हाथ है, और दो नेताओं का हाथ है बीजेपी के, और दोनों नहीं चाहते थे कि रीता बहुगुणा जोशी को इस बार टिकट मिले, तो उनकी पैरोकारी काम आ गई और नीरज त्रिपाठी को टिकट मिल गया। साथ ही साथ एक ठाकुर नेता हैं वहाँ इलाहाबाद में, काफ़ी इलाहाबाद की विश्वविद्यालय की राजनीति से उभरे हुए नेता हैं, बड़े पॉपुलर नेता हैं, वो भी लगे हुए थे कि किसी तरह से जो है इनका रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट जाए। तो आखिरकार वही हुआ, टिकट कट गया। लेकिन इसमें एक घाटा हो गया स्थानीय मंत्री को। बेचारे वो बहुत उम्मीदों के साथ लगे हुए थे कि मेरी पत्नी को टिकट मिल जाए, लेकिन और इसके लिए लगातार वो पैरवी कर रहे थे हर तरह से, तन मन धन से, लेकिन वो पैरवी काम नहीं आई और उनकी पत्नी को टिकट नहीं मिला और नीरज त्रिपाठी उम्मीदवार हो गए। तो चलिए बहुत आगे बढ़ते हैं। 2-4 नाम और मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। मैनपुरी में जो है डिम्पल यादव के सामने जबीर सिंह को लाया गया है, और जबीर सिंह के नाम के आगे ठाकुर लिखा गया है। क्यों लिखा गया है ये भी बता देता हूँ। कभी सहारनपुर में एक मजमा लगा था, या यूँ कहें मीटिंग हुई थी, महासभा हुई थी राजपूत बिरादरी की, और राजपूत बिरादरी में उस महासभा में जो है कुछ बीजेपी के खिलाफ रोष जाहिर किया गया था, या गुस्सा जाहिर किया गया था, या जो भी कहा गया था कि भाई हमारी बिरादरी को जो है वो महत्व नहीं दिया जा रहा है, टिकट नहीं दिया जा रहा है, उतनी मतलब तवज्जो नहीं दी जा रही है एक तरह से, मतलब ये ओवरऑल ये निकल कर सामने आया था। तो बीजेपी ने तवज्जो दिया है और जयवीर सिंह को उम्मीदवार बनाया। जयवीर सिंह इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री हैं, जैसा कि आपको पता है, और ठीक तरह नेता है। तो मैनपुरी में कितना टक्कर देंगे वो डिम्पल यादव को, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुकाबला अच्छा होने की उम्मीद हो गई इनके उम्मीदवार होने से। हालांकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में डिम्पल यादव जीत गई थी। अब फूलपुर से जो सांसद थी उनका भी टिकट कट गया, केसरी देवी पटेल का, और उनके जगह जो है स्थानीय एमएलए प्रवीण पटेल को दांव लगाया गया है। बलिया से वीरेंद्र सिंह बस्त का टिकट कट गया, आपको पता ही है। गाजीपुर से पिछली बार चुनाव लड़ चुके मनोज सिन्हा की जगह इस बार उनके करीबी पारसनाथ राय को टिकट दिया गया। पारसनाथ राय जो है वो मनोज सिन्हा जो इस समय एलजी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उत्तर जम्मू एंड कश्मीर के, तो उनको उनके वो मैनेजमेंट थे, पॉलिटिकल मैनेजमेंट, सारा काम धाम देखते थे, उनके चुनाव का इलेक्शन मैनेजमेंट सारा करते थे वो, तो उनको टिकट मिल गया है, और माना जा रहा है कि उनको टिकट दिलाने में मनोज सिन्हा जी का हाथ है। अब कौशाम्बी से मौजूदा सांसद विनोद सोनकर और मछली शहर से बीपी सरोज, ये दो आदमी ऐसे हैं जो टिकट बचाने में कामयाब रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो है वो कुल 73 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। ये खबर जो है सारे अखबारों में है, और सारे अखबारों ने इसे प्रमुखता से छापा है। कल से सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है, टीवी पे चल रहा है, आपने देखा भी होगा। तो अब कितनी सीटें बचे हैं ये भी देख लीजिए, जिन पर टिकट घोषित होना बाकी है। वो है कैसरगंज, देवरिया, भदोही, रायबरेली और फिरोजाबाद। तो रायबरेली तो मुझे लगता है कि दोनों एक दूसरे को तौल रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये चक्कर है कि पहले आप मैंने पहले आप डिसाइड कर दो तो आपके कैंडिडेट को देख के हम डिसाइड कर देंगे। उधर वो सोच रहे हैं कि पहले आप डिसाइड कर दो तो आपके उम्मीदवार को देख के हम अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। तो रायबरेली फिलहाल पहले आप में फंसा हुआ है, और बाकी जो सीटें हैं उसमें कैसरगंज है। कैसरगंज में बीच पेंच फंसी हुई है। ब्रिजभूषण शरण सिंह बिल्कुल तैयार नहीं है अपनी उम्मीदवारी छोड़ने के लिए। यहाँ तक कि उनको सुनने में आ रहा है कि ऑफर दिया गया कि भाई आप अपने बेटे को लड़ा दीजिए, आप अपनी पत्नी को लड़ा दीजिए, या आप जिसे चाहते हो जो आपका मनपसंद उम्मीदवार हो उसको हम टिकट दे देते हैं, आप लड़ा दीजिए। लेकिन ब्रिजभूषण सिंह शरण जो है मैदान छोड़ने वाले नहीं हैं, तो वो तैयार नहीं हो रहे हैं। तो लिहाजा बीजेपी ने वहाँ का भी टिकट रोका हुआ है, और बीजेपी को इंतजार है कि उनकी सुनवाई जो है दिल्ली में जो चल रही है महिला पहलवानों के शारीरिक शोषण को या जो भी आरोप उनके ऊपर है इस तरह के, उसको लेकर जो है उसकी सुनवाई पूरी हो गई है, और इसी महीने उम्मीद है कि वो फैसला आ सकता है कोर्ट का। तो बीजेपी संभवतः कोर्ट के फैसले का भी इंतजार कर रही है कि अगर कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है ब्रिजभूषण शरण सिंह को तो बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। अदरवाइज ऐसे बिना डिसीजन के उम्मीदवार बनाने में दिक्कत यह है कि विपक्ष को बैठे बैठाए जो है एक बड़ा मुद्दा मिल जाएगा, खासकर उत्तर प्रदेश में, और पूर्वांचल की सीटें कुछ प्रभावित हो सकती हैं इस फैसले से। तो बीजेपी जो है वेट एंड वॉच
की मूड में है, इंतजार कर रही है कोर्ट के फैसले का, इसलिए वो टिकट फंसा हुआ है। बाकी देवरिया है, देवरिया में है, भदोही है और फिरोजाबाद है। तो फिरोजाबाद से तो अच्छा यादव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो फिरोजाबाद से भी एक अच्छे उम्मीदवार की उन्हें उम्मीद है। इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी हो गए, गाजीपुर से पारसनाथ राय हो गए, बलिया से नीरज शेखर हो गए, फूलपुर से प्रवीण पटेल, मछली शहर जो सुरक्षित है, बीपी सरोज का टिकट बच गया है, कौशाम्बी से विनोद सोनकर का टिकट बच गया है, और चंडीगढ़ से अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर का टिकट कट गया है। वहाँ कोई संजय टंडन है, उनको टिकट दिया गया है, तो उनका भी टिकट एक बड़ा है। और आसनसोल से एसएस अहलुवालिया जो पहले मंत्री रह चुके हैं, उनको उतारा गया है। आसनसोल सीट पर पहले पवन सिंह को टिकट दिया गया था, वहां पर तृणमूल कांग्रेस से शत्रुघ्न सिन्हा उम्मीदवार हैं, तो पवन सिंह के सामने शत्रुघ्न सिन्हा के सामने पवन सिंह को उतारा गया था, लेकिन पवन सिंह ने मना कर दिया, और उसके बाद जो है अब एसएस अहलुवालिया को ये दिया गया है। तो ये है बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव सर पे आ गए हैं। चुनाव की गहमागहमी तेज होती जा रही है, लेकिन बड़ा सन्नाटा है वोटरों में। वोटर खुल के सामने नहीं आ रहा है, खुल के नहीं बता रहा है, या तो वो मन बना चुका है, या मतलब अभी से वो मूड बना के बैठ गया है कि क्या करना है, और या तो फिर वो किसी बात से शंकित है, आशंका में है कि भाई कुछ बोलूंगा तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं राशन न बंद हो जाए, कहीं आवास मिलना न बंद हो जाए, कोई बात न हो जाए। कुछ डर का भी हमको लगता है कि कुछ है असर, जिसकी वजह से वोटर जो है वो मुखर नहीं है इस बार। वोटर ही नहीं मुखर है, बल्कि पत्रकार जो आमतौर पर इस तरह की चर्चाएं करते हैं वो भी शांत है। नुक्कड़ पे आप जाएंगे चाय की दुकानों पे तो कोई खुल के नहीं बोल रहा है। तो बहरहाल लेकिन बड़ा दिलचस्प है, और चुनाव मेरे ख्याल से अभी तक उस मोमेंटम को नहीं पकड़ पाया है जो होना चाहिए था अब तक। तो देखना होगा कि ये सियासी गर्मी जो है अभी, और उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे, और जब तारीखें नज़दीक आएंगी मतदान की, अभी तो उत्तर प्रदेश में 5-7 सीटें जो हैं वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं, वहाँ पर जो है वो चुनाव हो जाएगा। उसके बाद जब सेंटर की तरफ बढ़ेगा, अगला चरण जब आएगा, तो हो सकता है चुनावी गर्मी बढ़े। तो हमें इंतजार रहेगा उसका, आप भी इंतजार करिए, हमें भी इंतजार करने दीजिए, नज़र बनी रहेगी हमारे ऊपर, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।